आपका स्वागत है विजयनगर के दूसरे एपिसोड में। स्वागत है डॉक्टर साहब। तो हमने पहले एपिसोड में विजयनगर के आर्थिक स्थिति और व्यापार के बारे में जाना। तो इस एपिसोड में थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकली हम एक्सप्लोर करेंगे। तो प्रश्न पे आते हैं। मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर साहब, अगर हम्पी के मॉन्यूमेंट्स काफी फेमस हैं, आपको पता है, काफी टूरिस्ट आते हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी बात की। अगर वो मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और स्क्रप्चर्स कुछ बोल सकते तो हमें कौन सी वो फैसिनेटिंग कहानी बताते? आप ये समझो, पहली बात तो ये बहुत कुछ बोलते हैं, बस लोगों को देखना और सुनना आना चाहिए। जी। मैं अगर जो आज का उदाहरण लूं, हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं, हम भले ही वो फॉर प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, तो जो हम अलग अलग चीजें करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए बाहर अपने बारे में। अब ये हमारा लोगो हो गया, लोगो के साथ मोशन ग्राफिक्स हो गए, फिर हमारी रील्स हो गई, हमारा विजुअल लैंग्वेज हो गया, हमारी डिजाइन लैंग्वेज हो गई कि जब हम पिच डेक बनाते हैं, फिर हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों मतलब जेन जी तक पहुंचना है तो कैसा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जेन अल्फा टारगेट तक पहुंचना है ऑडियंस के कैसा। हिसाब से। तो आप ये समझो कि मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स ऑफ विजयनगर उस समय की इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं, कल्चरल इंटेलिजेंस। अब मैं आपको समझाऊं तो ये पीरियड ऐसा था जब युद्ध ही युद्ध चल रहे थे, और सिर्फ अंदरूनी युद्ध नहीं, बाहर से हमें बार बार अटैक्स हो रहे थे। अब ये पीरियड है जब नॉर्थ में 12वीं 13वीं शताब्दी में हमें ये पता है कि इस्लामिक रूल आना शुरू हो जाता है, और ये जब तक नीचे अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहली बार जब दक्कन में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको कुछ लोग कहते हैं पर्शियनाइजेशन, कुछ लोग सिंपली कहते हैं इस्लामाइजेशन, या कुछ लोग कहते हैं पर्शियनाइजेशन। अब ये पर्शियनाइजेशन जो शब्द है, बहुत बहुत ही दिलचस्प शब्द है, क्योंकि इसके पहले शेल्डन पॉलक ने एक शब्द डाला, संस्कृताइजेशन, कि हमारी पूरी सभ्यता चल रही है संस्कृत, पाली, प्राकृत और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज हैं उनमें लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। अब वेद हो गए, पुराण हो बिल्कुल। गए, पर जब इस्लामिक रूल आता है सेंट्रल एशिया से, तब पर्शियन हमारी कोर्ट लैंग्वेज बनती है, पर्शियन वे ऑफ लाइफ, पर्शियनेट आर्किटेक्चर, ड्रेसिंग स्टाइल। तो अब क्या है कि विजयनगर को अपना एक वजूद भी, वर्चस्व भी जिंदा रखना है, जो संस्कृताइज्ड कॉस्मोपोलिस है, और उनको पर्शियनाइजेशन रोक भी नहीं सकते वो लोग। और उसके अलावा वो जहां पे राज कर रहे हैं, वहां पे छोटे छोटे कस्बे कबीले इतने हैं जिनकी उनको जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, अब हम कांतारा, कांतारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कांतारा में जो हम देखते हैं कि जो जंगल के दैव हैं, दैव भूत, तो उन दैव भूतों का जब इंट्रोडक्शन होता है, मेन रिलीजन जिसको हम हिंदू रिलीजन कह लो, ब्राह्मणाइजेशन कह लो, शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों, बड़े संप्रदायों की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि कैसे एक फ्रिक्शन होता है, फिर उनमें समझौता होता है। तो ये सारे समझौते होते हुए हमें उनके स्कल्पचर में दिखते हैं। आप देखो पर्शियनाइट समझौता दिख रहा है कि उन्होंने डोम्स बनाए, उन्होंने आर्चेस कैसे बनाई, उन्होंने अपने मंदिरों में पर्शियन रेसलर डाले, पर्शियन खुरासन के ट्रेडर्स डाले, पोर्चुगीज लोग डाले, पर उन्होंने लोकल वन देवी देवताओं जैसे यल्लम्मा है, मल्लन्ना है, मैलार है, मतलब इनको भी इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम विजयनगर हैं। इन्होंने नरसिम्हा, हमें ये पता है कि अब कांतारा के एग्जाम्पल में हमें बार बार अलग अलग जानवर दिखते हैं, वैसे ही नरसिम्हा चेंचू ट्राइब के आज भी दैव भूत हैं। मतलब नरसिम्हा एज अ अवतार ऑफ विष्णु एंड नरसिम्हा एज अ ट्राइबल गॉड अलग हैं। अच्छा, मैं समझ गया। तो उन्होंने नरसिम्हा का मोनोलिथ भी बनाया कि
अब उन्होंने दिखाया कि ये समझौता कैसे हुआ। तो मतलब ये ना कहीं लिखित में इतना नहीं दिखता जितना हमें उनके मॉन्यूमेंट्स एंड स्क्रिप्चर्स स्कल्पचर्स में में दिखता दिखता है, है। बिल्कुल। तो जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी विजयनगर के राजाओं की और शासकों की, हम्म, एक्सीलेंट थी। उन्होंने जितने डाइवर्स जनता को संभाला है, उन्होंने सबको खुश किया और किसी को निराश नहीं किया और पंगे भी नहीं लिए और अपने दुश्मन भी बनाए। पर उन्होंने, अब देखो, विजयनगर ये संस्कृत कॉस्मोपोलिस, पर्शियन ये हाइब्रिड कॉस्मोपोलिस कह लो एक बिल्कुल तरह से, बिल्कुल। और ये जिंदा रहा ना, मतलब और उस सैकड़ों टाइम साल। का समृद्ध माना गया जो। बिल्कुल। अब जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कैसे इस्तेमाल करी, ये सच्ची में बहुत ही ताजुब की बात है। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। तो विजयनगर के बारे में हम जो भी जानते हैं उसमें आर्कियोलॉजी का, फोकलोर का और लेजेंड्स का या फॉरेन ट्रेवलर्स का कितना योगदान है? हर एक का बहुत ज्यादा योगदान है, और आपको अगर जो असली विजयनगर जानना है तो इन हर एक माध्यम से इसको समझना पड़ेगा, ये कड़ियां जोड़नी कड़ियां पड़ेंगी। जोड़नी पड़ेंगी। और मैं फिर भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजयनगर है वो आपकी से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इतनी विभिन्न प्रकार के सोर्सेज हैं। तो मेरे जैसा बंदा किसी सोर्स में ज्यादा घुसेगा, आपके जैसा किसी में घुसेगा। तो कुछ लोगों को कहानियां ज्यादा पसंद हैं। बिल्कुल। एंड क्या है कि आजकल भी हम देखें तो विजयनगर का जो वर्चस्व है वो साउथ इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉपुलर मीडिया में जिंदा है। तो वो लोग जिस तरह से इसको देखते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है कि मतलब विजयनगर के एनेक्डोटल रेफरेंसेस आजकल के मीडिया हाउसेस कैसे यूज करते हैं, आजकल के साउथ के स्टार्टअप्स कैसे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करती हैं, क्योंकि इसका वर्चस्व वजूद खत्म नहीं हुआ है। लोग किसी ना किसी तरह पब्लिक मेमोरी में ये अभी भी है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर बिल्कुल। साहब। क्या आज हम हम्पी के नीचे या उसके आसपास ऐसे आर्कियोलॉजिकल सीक्रेट्स जो छुपे हो सकते हैं जो हमारी सोच या अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल बदल सकते हैं? बिल्कुल। अब जैसे हम्पी की ही हम बात करें तो अगर जो हम हिस्टोरिकल मटेरियल देखें और फोकलोर देखें और हम मोस्टली आर्कियोलॉजिकल मटेरियल देखें तो मोटा मोटा विजयनगर साम्राज्य की ही बात होती है। बट विजयनगर वॉज नॉट द फर्स्ट साम्राज्य। हम्पी में हमें बहुत छोटी छोटी ऐसी बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं कि कोई इंस्क्रिप्शन मिला, उसके पहले वीर बल्लल्ला थ्री जो होयसला राजवंश के राजा थे, वो भी वहां पे उन्होंने थोड़ा सा राज किया, तो अच्छा। उनका एक छोटा सा हमें शिलालेख मिलता है। फिर जब हम आर्किटेक्चर, मतलब अगर जो कोई आउटसाइडर जाए ना तो उनको शायद इतना ना पता चले, पर हम्पी के कौन से एरिया में कैसे डेवलपमेंट हुई, कि जैसे आबादी कहाँ बढ़ी, कहाँ पे कोर सेंटर बना। तो जैसे हेमकुट हिल है, उस वहां पे जो टेम्पल्स है ना उनकी आर्किटेक्चर बहुत ही अलग है। तो ऐसा बोला जाता है कि विजयनगर साम्राज्य आने के पहले जो उनकी कुल देवी हैं, जो पंपा देवी हैं, जो तुंगभद्रा नदी भी जाती है वहां से, उनका श्राइन ओरिजिनली पहले हेमकुट पे था, जो फिर बाद में शिफ्ट किया गया जहां आज है। तो और वहां पे भी जैसे कुछ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और आर्ट हिस्टोरियंस इतना अच्छा काम कर चुके हैं कि उन्होंने एक एक पत्थर को स्टडी करके बोला कि ये पत्थर लोकल नहीं है। फिर उन्होंने ये स्टडी किया कि ये पत्थर पे पहले राजवंश जो कल्याणी चालुक्य थे उनका आर्ट नजर आ रहा है। पर देखोगे कि कुछ टेम्पल्स हैं जिसमें एक स्कल्पचर है जो बिल्कुल अलग दिखता है, तो इससे पता चलता है कि ये पुराना स्कल्पचर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया। अब इसके पीछे भी बहुत रीजन होते हैं कि कोई राजा है या कोई बिल्डर है जो उस राजवंश से अपना कनेक्ट करना चाहता है, खुद को जोड़ना खुद को चाहता है कि फिर मैं। उनकी अपनी कहानियां बिल्कुल बिल्कुल। पैदा होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आज भी बाहर आ रही हैं। मतलब मैं आपको सच बोलूं तो मैं पिछले साल 48th टाइम हम्पी गया और मैं तब भी बहुत कुछ नया सीख के आया।
तो एंड दूसरी चीज है कि हम्पी में हम वीर बल्लाला की बात कर रहे हैं, वो ही नहीं, हम्पी में मेरे एक दोस्त हैं बैंगलोर के प्रोफेसर श्री कुमार मेनन करके हैं, वो तो मतलब हम्पी से 2000 साल पुरानी चीजें स्टडी कर रहे हैं वहां पे। रॉक आर्ट है पास के गांव में, मेगालिथ्स है, नियोलिथिक कल्चर है, एश माउंड है वहां पे। तो श्री कुमार मेनन ने तो मुझे बिना विजयनगर वाला हम्पी दिखाया, जो मुझे पता ही नहीं था। तो मतलब बहुत कुछ है वहां पे जो नया हो, जो अभी दिखेगा आने वाले टाइम में और मतलब वही है कि आपको नजरें चाहिए देखने के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर आपको सिर्फ एक मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी चुननी हो जो विजयनगर की असली रूह को रिप्रेजेंट करती हो, तो वो क्या होगी और क्यों होगी? हो, ये तो बहुत बहुत मुश्किल है। आपके संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है, जो आपकी राय है, जो मतलब जरूरी नहीं आपने ही वो किया हो, किसी के प्रोस्पेक्ट से, कोई आपके मित्र हैं उनके उससे, जिसकी मतलब आपको इम्पोर्टेंस सुपीरियर लगती है सबसे। मैं आपको सच बोलूं तो 2 साल 3 साल पहले कांतारा देखने के बाद मुझे सच्ची में वो मूवी, उस मूवी ने काफी प्रभावित किया। एंड ऋषभ शेट्टी ने उसमें जैसे दिखाया, एंड उसके बाद ना मैं एक स्कॉलर को मिला, उनका नाम है डॉक्टर शोभा तेलंगला। वो खुद उस बेल्ट की हैं, कर्नाटका के। एंड उन्होंने ना वो कांतारा में जो भूत कोला दिखाए हैं ना, उन पे पीएचडी की है। तो जब मैं भी बात कर रहा था कि हमें कैसे वहाँ के लोकल ट्राइबल फॉरेस्ट देवी देवताओं के बारे में उनके स्कल्पचर से पता चलता है, और वो कैसे उनका समझौता हुआ बड़ी संप्रदायों से, जैसे वैष्णविज्म हुआ, शैविज्म हुआ, शाक्तिज्म हुआ, एंड जिसको आजकल लोग हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म अलग अलग चीजों से कहते हैं, पर एक सबसे बड़ा मोनोलिथ है वहां पे, नरसिम्हा का। अब ऐसा माना जाता है कि वो नरसिम्हा आज टूटा हुआ है, बट वो भी आज भी बहुत ही मैग्निफिसेंट है। उसमें लक्ष्मी भी बैठी थी उनकी गोदी में, जिनको गिरा दिया गया था। फिर ब्रिटिश ने कुछ फोटोज लिए, और उन फोटोज में हमें दिखता है कि कंजर्वेशन के पहले तो तो जैसे वो नरसिम्हा का जो मोनोलिथ है, उसमें ऐसा माना जाता है कि बैटल ऑफ 1565 तालीकोटा के पहले कृष्णदेवराया का वो लास्ट प्रोजेक्ट था। मतलब वो कृष्णदेवराया के बाद एक और दो और राजा थे तालीकोटा के पहले, बट कृष्णदेवराया जो मेन थे ना, जिनके नाम से माना जाता है विजयनगर को, वो सच्ची में उन्होंने काफी बड़े काम किए हैं। तो आपको उसमें हमें वो समझौते दिखते हैं, और सिर्फ लोकल डेटीज और मेन संप्रदायों का समझौता नहीं, उसके बाद जब दक्खनी सुल्तानों ने तोड़फोड़ किया, वो भी दिखता है उसमें। अच्छा। उसके बाद ब्रिटिश और एएसआई ने जो उस पे रेपरेशंस किए, वो भी दिखते हैं। मतलब उस एक स्कल्पचर के मोनोलिथ में आपको इम्परफेक्शन में परफेक्शन दिखती है। तो ये पूरी स्टोरी है, मतलब हाँ। उसमें पूरा आपको दौर का एक पूरा सार मिलेगा, अलग अलग फेजेस आपको दिख जाते हैं। तो वो मतलब, और ये सब चीजें ना शोभा से बात करके और कांतारा देख के मैं और समझा। एंड मेरी पीएचडी हो चुकी थी जब तक कांतारा आई। तो मैं आपको सच बोलूं तो शोभा, कांतारा, श्री कुमार मेनन, इन लोगों से बात करके मैं तो समझता हूँ कि पीएचडी कुछ नहीं था, अभी तो और कितना करना बाकी है। तो मतलब नई दुनिया खुल गई मेरे लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। सिंपल सा प्रश्न है कि अगर विजयनगर साम्राज्य इतना अमीर था, समृद्ध था, तो उसके जो पतन था वो इतना ड्रामेटिक कैसे हुआ? देखो, आंसर इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल प्रश्न है, पर जो हम पतन जिसको कहते हैं ना, कि वो हम्पी छोड़ के गए,
वो अलिया रामराय 1565 में तालीकोट या राकसतंगड़ी के युद्ध के बाद जब दक्खनी सुल्तानों ने कब्जा कर लिया, और ये लोग अलिया रामराय कृष्णदेवराय के बेटे सदाशिव राय को लेके आज के आंध्र प्रदेश में गए चंद्रगिरी एंड पेनुगोंडा, सॉरी पेनुगोंडा गए। पेनुगोंडा में थोड़ा शासन चला विजयनगर का, फिर किसी राजा ने चंद्रगिरी में शासन चलाया, चंद्रगिरी से वेल्लोर, मतलब सिर्फ हम्पी ही नहीं था उनका राज्य, मतलब उनका कैपिटल अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैपिटल थे। जी जी। तो विजयनगर साम्राज्य 1565 में खत्म नहीं हुआ, पर हाँ वो जो उनकी अहमियत थी, वो ग्रोथ थी, जो वैल्यू थी, वो बिल्कुल कम हुई। और इसका रीजन एक नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं कि जो दक्खनी सुल्तान थे, जैसे गोलकोंडा हो गए, आदिल शाही हो गए, कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, बारिद शाही और इमाद शाही, ये 5 दक्खनी सुल्तान थे। इन लोगों ने अपने आप को रायचूर के युद्ध के बाद, जो कृष्णदेवराय से निजाम शाही वगैरह हारे थे, रायचूर के आदिल शाही और निजाम शाही ने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी आर्टिलरी बेटर करी, अपनी वॉर टैक्टिक्स बेटर करी, जबकि विजयनगर ने, ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी मतलब आर्टिलरी को इतना इस्तेमाल नहीं करते थे जितना अच्छी तरह सुल्तानों ने किया। तो गन पाउडर टेक्नोलॉजी आ गई है। अब जैसे आज का एग्जांपल मैं लूं, आप एआई यूज कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, मैं थोड़ा बहुत करता हूं चैट जीपीटी पे, पर अगर जो सही तरह से आप एआई यूज करो तो आप मुझसे कितना आगे चले जाओगे। बिल्कुल। पर मैं यूज नहीं कर रहा, वो मेरी गलती है अभी, राइट। सिमिलरली उस टाइम भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो विजयनगर ने सीरियसली नहीं करी। एंड अलिया रामराय पॉलिटिक्स खेलने लगे थे, अलग अलग दक्खनी सुल्तानों के बीच में लड़ाइयां कराते थे, फिर इवेंचुअली सबने बोला निकालो यार इसे। तो 1565 हुआ, बट उसके बाद भी पतन नहीं हुआ। पेनुगोंडा, चंद्रगिरी, वेल्लोर एंड विजयनगर साम्राज्य खत्म होने के बाद उनके नायक, जैसे मदुराई नायक, तांजवूर नायक, इक्केरी नायक, इनका जो वर्चस्व था, जो इनकी लेगेसी थी, वो तो कंटिन्यू रही। पर हाँ, 1565 में जो हम्पी में आज हमें रूइन दिखता है, तोड़फोड़, वो हुआ था, जो मतलब सच्ची में बहुत ही बड़ा हादसा माना जा सकता है हिस्ट्री का। तो विजयनगर साम्राज्य, पहले एपिसोड में हमने देखा कि उसमें कैसे वो उजागर हुआ, क्या क्या चीजें उसमें बेची जाती थी, कैसे हमारे यहाँ के सुल्तान अरब से घोड़े मंगाते थे, पर्शिया से घोड़े मंगाते थे, और वो सारा दौर। दूसरे इस एपिसोड में हमने जाना आर्कियोलॉजिकली क्यों वो इम्पोर्टेंस है, क्यों वो ज़रूरी है, क्या वैल्यूज़ वो रखता है, जिससे हमें पता लगता है अपने इतिहास के बारे में। और आज भी काफ़ी है वहाँ पे मटेरियल जो निकलना है, जिससे हमारे आगे की सोच जो है वो चेंज हो सकती है विद टेक्नोलॉजी एंड ऑल। और हमने जाना कि कैसे विजयनगर साम्राज्य का पतन नहीं कह सकते, विघटन हुआ, एक यस, पूरे डिसइंटीग्रेशन, जी, पूरे एक सीढ़ी नुमा अंदाज में। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया। तो और भी हम अगले एपिसोड में जानेंगे विजयनगर के बारे में, वो हमारा अंतिम एपिसोड होगा। आपको विजयनगर के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, हम आने वाले एपिसोड में उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।